हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था। उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर का थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया था, अचानक से लाइट कट गई और वो वहीं से क्लोज हो गया वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोइनिशियल कोप्लानर और पैरेलल वेक्टर, ये सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होता है। क्लियर? स्थिति सदिश को इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं और विस्थापन सदिश को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। एक तरीके से ये सेम ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, स्थिति सदिश क्या होता है पोजीशन वेक्टर, कि किसी कण का, कोई कण है जो कि रेफरेंस फ्रेम में है, किसी कण की किसी रेफरेंस फ्रेम के मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी जो पोजीशन होती है उसी को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं, मीन्स पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है इसको आप माप लो, ओपी, यही आपका स्थिति सदिश हो जाएगा। अब ओपी बोलने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा नाम दे दो, आर वैसे आप दो या फिर कोई और नाम दो, वैसे आर दिया जाता है इसलिए मैं आर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को उस कण की स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, रेफरेंस फ्रेम है, एक कण बिंदु पी पर स्थित है। ठीक है, जिसका स्थिति सदिश यहां से मैं बोल सकता हूं कि ओपी है, जिसको मैंने R1 नाम दे दिया। तो जो R1 है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ये क्या है? कण P का या कण का स्थिति सदिश, जो कि बिंदु P पर वो कण स्थित है। अब बिंदु Q का आप स्थिति सदिश निकालो, OQ इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, मान लिया कि वो R2 है, मतलब कि OQ इज इक्वल टू, हमने मान लिया R2, ये मान लिया है, OQ आप लिख सकते हो, है ना, छोटा करने के लिए R2 मान लिया। अब ये भी क्या है? कण का स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कोई भी कण हो, उसका रेफरेंस फ्रेम के मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन होगी वही उसका क्या होगा? स्थिति सदिश होगा। लेकिन अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, मीन्स विस्थापन सदिश क्या है। तो देखो, अगर मान लेते हैं कि जो कण है वो बिंदु P पर प्रारंभ में था, तो उस समय T1 गुजर रहा था, मतलब T1 समय में जो कण था वो बिंदु P पर था, जिसका स्थिति सदिश R1 है। अब कुछ समय बाद वो क्या किया कि T2 समय बाद वह बिंदु P पर पहुंचा। ठीक है, तो उस अवस्था में अब इस कण का स्थिति सदिश क्या होगा? तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। मतलब कि किसी कण का एक समयांतराल में, किसी समयांतराल में विस्थापन सदिश उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों के अंतर के योग के बराबर होता है। मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं, विस्थापन सदिश क्या है समझना। किसी कण का विस्थापन सदिश किसी समयांतराल में, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं, समयांतराल में
प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो हमारा स्थिति सदिश होगा R2 माइनस R1, ये हमारा विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है। तो ये अंतर है विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश में। क्लियर हुआ? तो इसका फॉर्मूला भी आप चाहो तो लिख सकते हो विस्थापन सदिश का, कि विस्थापन सदिश यहाँ पर लिख दूं, विस्थापन सदिश इज इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अपॉन समयांतराल। ये है विस्थापन स्थिति सदिश। ठीक है, एक बात और कि जो विस्थापन सदिश है वो सदैव एक सीधी रेखा में होता है। याद रहे, सदैव क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा। उसी तरीके से जो पोजीशन वेक्टर होगा विस्थापन सदिश, वो भी हमेशा सदैव स्थित स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी दिशा में। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, या उससे पहले हम लोग देखते हैं शून्य सदिश क्या होता है। तो शून्य सदिश मीन्स क्या, जिसका कोई परिमाण ही नहीं हो, है ना। तो ऐसा सदिश जिसका कोई परिमाण न हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इस पर सवाल भी बनते हैं विस्थापन सदिश पर। कोई कण दे देगा किसी रेफरेंस फ्रेम में, उसकी पोजीशन दे दी रहेगी, फाइनल और इनिशियल। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग नल वेक्टर मीन्स शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, अब शून्य सदिश को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, शून्य पर ऐसे एरो लगा देंगे, तो वो शून्य सदिश है। क्लियर हुआ? जैसे अब इस पर सवाल कैसे बनेंगे, देखो जैसे मान लो कि एक सदिश है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि एक सदिश मान लो ऐसे है, वेक्टर A इज इक्वल टू 4 मीटर और दूसरा वेक्टर B है इज इक्वल टू -4 मीटर। माइनस क्या, डायरेक्शन को बता रहा है। तो टोटल इसका योग क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, लेकिन यहाँ तो A² + B² + 2AB cos थीटा ऐसे हो जाएगा ना। खैर, जब हम लोग एडिशन देखेंगे तब वहाँ पर हम इसको बताएंगे। शून्य सदिश क्या है, दो सदिशों को जोड़ने पर यदि उसका वैल्यू 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जो यहाँ पर आएगा उस सदिश को, क्योंकि दो सदिशों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, सदिश राशि ही मिलती है। तो जो भी ये सदिश आएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्य सदिश बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो यूनिट वेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर वह सदिश
जिसका परिमाण 1 हो, क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। लेकिन इसका यूज कहाँ आएगा? तो देखो, एकांक सदिश का योग, एकांक सदिश का प्रयोग दिशा बताने के लिए होता है। क्लियर हुआ? एकांक सदिश का प्रयोग दिशा बताने के लिए होता है। एकांक सदिश को कोई भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई सदिश ए है तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये हम लोग इस तरीके से सदिश को, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है? एकांक सदिश कोई जरूरी नहीं है कि वो ए ही हो, वेक्टर ए ही हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि कोई वेक्टर ए है, तो एकांक सदिश ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये आपका एकांक सदिश होता है। ये क्या होता है? एकांक सदिश होता है। क्लियर हुआ? पक्की बात? अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये डायरेक्शन को बताता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मान लो, इसको मिटा दें। देखो, लंब कोणीय सदिश क्या होते हैं? लंब कोणीय सदिश का ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। लंब कोणीय सदिश वे सदिश जो एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है, रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, तो ऐसा सदिश, मान लीजिए कि 3 सदिश मैं ले रहा हूँ। ये कोई सदिश, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो सदिश होगा उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को। और अगर कोई सदिश है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो उसका जो दिशा होगा हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि कोई सदिश जेड एक्स के डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसकी दिशा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के कैप से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के कैप से। माना सदिश ए एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो मैं इसको एक्स ऐसे लिख दे रहा हूं। तथा उसी प्रकार से जो ए वाई है, ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, और उसी तरीके से जो ए जेड है वो जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है? तो जो लंब कोणीय सदिश होगा, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। मतलब ये तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो आई कैप के फॉर्म में इनको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना भाई, है। उनके घटकों को मैं लिख रहा हूँ, तो ए जेड के कैप, इस तरीके से लंबकोणीय सदिश को लिखा जा सकता है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये है, अगर एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब कि एक्सिस के फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग इस तरीके से सदिशों को लिखते हैं। आई कैप या जे कैप या के कैप, इन सब का मान 1 होगा। एकांक सदिश है भाई, है ना, क्योंकि इनके आगे 1 लिख दो,
आई कैप जे कैप के कैप तो हमें बता रहा है कि भाई वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, और उसके आगे अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि को इनिशियल वेक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं सहसमान सदिश। सहसमान सदिश, देख लेना हिंदी थोड़ा सा डाउटफुल है बट शायद ऐसा ही हो। सहसमान सदिश क्या है, को इनिशियल सदिश ऐसे सदिश, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, जो या जिनका प्रारंभिक बिंदु बराबर हो या समान हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ये ए है, यहां से खींचा गया, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, तो अगर कोई दूसरा वेक्टर है ना तो उसका भी जो इनिशियल पॉइंट होगा, जो टेल होगा, वो भी इसी बिंदु ओ पर होगा। कोई अन्य अगर वेक्टर है, जैसे इसको मैंने वेक्टर बी मान लिया, इसको मैंने वेक्टर सी मान लिया, तो इसका भी जो प्रारंभ बिंदु है वो भी ओ ही है। ये मैंने खींच दिया कोई वेक्टर, तो इसका भी प्रारंभिक बिंदु यही है। ये ले लो, ये ले लो, जितना मर्जी उतना वेक्टर आप खींच लो, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर का अर्थ यही होगा कि उसका जो प्रारंभ बिंदु है वो सेम है। ठीक है, सभी एक ही जगह से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर हैं ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों कौन से वेक्टर कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन इसी के जैसा एक और आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर इसको हम लोग कहेंगे संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश। अब संरेखीय सदिश क्या होता है, तो ऐसे सदिश जो या तो एक दूसरे के समानांतर हो या तो एक ही रेखा पर हो, तो इस तरीके के जो सदिश होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, संरेखीय सदिश कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई सदिश है, ठीक है, सदिश ए, वेक्टर ए, और उसी लाइन पर, उसी पर एकदम कोई सदिश बी है, वेक्टर बी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संरेखीय सदिश कहलाएंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के संरेखीय सदिश हैं। ठीक है, ये क्या है, संरेखीय सदिश है। या हमने कहा कि पैरेलल भी हो सकते हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सदिश समान ही हो, उनका परिमाण कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 मीटर का है तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी 5 मीटर का हो, ये 7 मीटर या 4 जो भी हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये भी हमारा किस कंडीशन में आएगा, को इनिशियल वेक्टर में आएगा, सॉरी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के अगर इक्वल दिखाया जाए, मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का आधा है, तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए जो है वो आधा है किसका, वेक्टर बी का। तो इस तरीके से पैरेलल वेक्टर्स या यूं कहें कि कोलिनियर वेक्टर्स को इक्वल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह बात आप याद रखें। तो हम लोग क्या, अच्छा
ये अब अभी अभी हमने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परिमाण में सेम हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है कि नहीं। तो डायरेक्शन अलग अलग जब हो सकती है तो ये वेक्टर उनका समांतर होना ही तो बस अनिवार्य है ना। तो लो भैया, अब ये ऐसे हो गए, ये क्या हो गए, ऐसे हो गए। तो अब क्या होगा, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी अभी भी कोलिनियर वेक्टर हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल, ये कोलिनियर वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब के कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई वेक्टर बी। अगर आधा है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आधा है, तब की बात है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल्स हैं या संरेखीय है, पैरेलल्स हैं या मतलब एक ही बिंदु पर है, ठीक है, तो उनको हम लोग किसी अचर संख्या से गुणन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये सदिश है और ये भी सदिश है, लेकिन ये क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है ना, ठीक है। तो उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि लेम्डा है और ये वेक्टर बी है, जहां लेम्डा कोई धनात्मक या ऋणात्मक अचर है। अचर मीन्स कांस्टेंट। आ तो रहा है ना ये वीडियो में, हाँ भाई आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोइनिशियल या कोलिनियर या यूँ कहें कि पैरेलल वेक्टर्स को एक दूसरे के ऐसे लिख सकते हैं किसी अचर संख्या के रूप में। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कोप्लानर वेक्टर क्या होता है। तो ऐसे वेक्टर जो किसी एक प्लेन में लाई करते हों, किसी एक प्लेन में लाई करते हों, एक्स वाई प्लेन हो या एक्स जेड प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, वो किसी एक प्लेन में लाई करते हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं। ये सभी क्या है, कोप्लानर वेक्टर है, क्योंकि ये किसी एक प्लेन में हैं। क्लियर हुआ, बोलो भाई, क्लियर हुआ। तो हमने सभी वेक्टर्स को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन, ठीक है। क्या देखेंगे भैया, एडिशन कि दो या दो से अधिक सदिशों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ।